साइकोलॉजिस्ट के साथ, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। तो ये एक बुक थी, मैंने पढ़ी थी, जो बादशाह अपने शहज़ादों को पढ़ाते थे पुराने ज़माने में बहुत, कि वो ये मुझे मार रहे हैं या बाहर के लोग मुझे मार रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट आपके साथ सेशंस लेते हैं, क्लासेस लेते हैं और साइकियाट्रिस्ट दवाई लिखता है। उसमें उनको थोड़ी बहुत सोशल स्किल सिखाई जाती हैं, उनको कोपिंग स्किल सिखाई जाती हैं। देखिए, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है दिमागी बीमारियों के हवाले से। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ कैसी सरहदें। प्रॉब्लम बता रही है तो शायद वो एग्जैजरेट कर रही है या ड्रामा कर रही है, तो इमोशनल एक्सप्रेशन एक तो नहीं होता उनके डिप्रेशन को। हमारे पास बेसिकली ओपीडी सिस्टम है फीमेल्स के लिए, इंडोर ट्रीटमेंट नहीं है। हम उनको मैंने 17 साल की उम्र में नशा शुरू किया, ये सोचते सोचते पक्का आदी हो। पूरी चीज़ जब बुरा समझा तो उसे आदत हो गई। आवाज़ें आती हैं मुझे कानों में बोलने की, लोगों के बोलने की आवाज़ है। काफ़ी दफ़ा समझाया पर समझे नहीं, बस करते गए नशा नादानी में। काफ़ी मिस करता हूँ वल तक। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज अवान। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही काबिल पेशेंट जिन्होंने एमफिल इन डेवलपमेंट स्टडीज़ किया हुआ है और ये यूएसए से स्कॉलरशिप रिटर्न भी हैं। नाजरीन, आज हम इनसे जानेंगे इनकी कहानी, इन्हीं की ज़बानी, कि कैसे आखिर ये डिप्रेशन के मरीज़ बने। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक। आप अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको कब फील हुआ कि आप एक डिप्रेशन के पेशेंट हैं? मतलब कब फील हुआ कि आप डिप्रेशन में मुब्तला होते जा रहे हैं, ये बीमारी है आपको? ये 2018 से शुरू हुआ था, लेकिन मेरा इलाज आउटडोर हो रहा था, इंडोर में एडमिट नहीं हुआ था। तो मैं जो उस वक्त अपनी फैमिली को कह रहा था कि मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे यहाँ लाया गया या मेरे सेशंस हुए साइकोलॉजिस्ट के साथ, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ तकरीबन 5 साल बाद। वजह क्या है? वजह क्या बनी इस डिप्रेशन की? आखिर कोई वजह तो होगी। ये एक बुक थी, मैंने पढ़ी थी, जो बादशाह अपने शहज़ादों को पढ़ाते थे पुराने ज़माने में। बहुत अच्छी बुक है, तकरीबन दुनिया की सारी ज़बानों में उसकी तर्जुमा शाया हो चुका है। मैंने वो पढ़ी तो उसकी वजह से मैं शक करने लगा अपनी फैमिली पर कि वो ये मुझे मार रहे हैं या बाहर के लोग मुझे मार रहे हैं। तो मैं आइसोलेशन में चला गया, किसी के साथ बातचीत नहीं करता था। तो फैमिली में आपके अपने पेरेंट्स से और बहन भाइयों से मतलब लड़ाइयाँ होती थी, या मतलब कि आप घर वालों से नहीं लड़ते थे, या लोगों पे शक करते थे, या घर वालों पे भी शक करते थे? घर से बाहर के लोग ये उन पर शक करता था। जब वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए इस मर्ज़ के इलाज के लिए, तो उन्होंने मुझे जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी तो मैं वो नहीं लेता था, लेकिन वो मुझे खिलाते थे। मुझे पता नहीं चलता, इस वजह से मैं उन शक में पड़ गया। इस वजह से घर वालों से लड़ते थे फिर? इसी वजह से लड़ता था दवाई पे। तो कभी ये नहीं सोचा मतलब कि घर छोड़ देता हूँ, और मतलब घर वाले तंग करते हैं, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो कभी ये बात नहीं आई कि मतलब अब घर छोड़ देता हूँ, बस हो गया, तंग आ गया हूँ? मई 2023 में घर छोड़ चुका था, मैं यहाँ से ला चुका था। फिर सेब केयर की टीम आई, मेरी फैमिली आई, मुझे यहाँ पर एडमिट कर दिया उन्होंने। तकरीबन अभी 5वां महीना चल रहा है और माशाल्लाह मैं ठीक हो गया हूँ। अच्छा, घर छोड़ने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ आए, या मतलब आपने किसी हॉस्टल का रुख किया कि मैं कहीं और चेक करता हूँ कि कैसी ज़िंदगी गुजरती है घर वालों के बगैर? हॉस्टल का रुख किया था, लेकिन पता चल गया कि मैं यहाँ पर मौजूद इस्लामाबाद में, तो सेब केयर की टीम और मेरी फैमिली दोनों मेरे पीछे आए, मुझे वहाँ से उठाए, इधर एडमिट कर दिया। हॉस्टल में घर से अच्छी फीलिंग थी? अच्छी नहीं थी, लेकिन उस माहौल से मैं थोड़ा हट गया था, तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब अच्छी थी। अच्छा, मुझे बताएं आपके साथ हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ? मतलब आपने क्या फ़ील किया हॉस्टल में, जो आप हॉस्टल को भी छोड़ के सेफ केयर आ गए? वो मेरी फैमिली कह रही थी कि ये बीमार है, तो हॉस्टल वाले ने उनके हवाले कर दिया, फैमिली के हवाले कर दिया। फैमिली और फिर सेब केयर की टीम मुझे इधर ले आई। लड़ाई हुई थी आपकी? मतलब लड़ाइयाँ आप करते हैं लोगों से, दोस्तों से? आपके दोस्त हैं? दोस्त है, लेकिन अभी नहीं है। लड़ाइयाँ किस हद तक लड़ाई की हुई है? सिर्फ बातों में लड़ाई करता हूँ, मार कुटाई कभी नहीं की। अभी जो आपका मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे फैमिली ने सेफ केयर भेज दिया और मैं यहाँ अच्छा फ़ील करता हूँ, तो यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट्स हुए आपके, और आप कितना सेफ फील करते हैं? मतलब आप पहले जिस डिप्रेशन में थे, आप कह रहे हैं कि 2018 से मेरा ये डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, तो आप क्या फ़ील कर रहे हैं? 2018 को काउंट करें और आज 2023 है, तो आप अपने में क्या चेंजिंग फ़ील कर रहे हैं कि मतलब मेरे में चेंजिंग आई है? आप डिप्रेशन से बाहर निकले हैं या अभी वहीं हैं, थोड़ा थोड़ा करके निकल रहे हैं?
सबसे पहली बात तो ये है कि सेफ केयर ऐसी जगह है जहाँ पर दो तरह के इलाज होते हैं, एक साइकेट्रिस्ट इलाज करता है, एक साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पर दोनों होते हैं, साइकोलॉजिस्ट आपके साथ सेशंस लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, और साइकेट्रिस्ट दवाई लिखता है। दोनों मिल के मतलब टीम एज ए टीम काम करती है। तो यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने सेशन लिए, साइकोलॉजिस्ट के साथ क्लासेस भी लिए, और इसके साथ मैं दवाई भी खाता रहा वक्त के साथ साथ। तो वक्त के साथ साथ जो मेरे ज़िंदगी में जो शक्कू शुबहात थे वो ख़त्म हो गए, आइसोलेशन से बाहर निकल आया, अभी दोस्त बनाए हैं इधर, बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बनाए हैं। और उसके अलावा जो क्लास सेशन में जो चीज़ें होती हैं वो आपको एक साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि मतलब अगर दोबारा आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या आ जाए तो आपको किस तरह इससे निकलना है। मतलब अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो हमें गहरी सांस की मश्क से सिखाई गई है, हमें उल्टी गिनती की मश्क के बारे में बताया गया है, टाइम मैनेजमेंट, रूटीन मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, एंगर उससे को किस तरह काबू करना है यही बताया गया है। मैंने यही सीखा है। गोल सेटिंग के बारे में, फ्यूचर अपने क्या करना है, इस पर भी बहुत काम हुआ है इधर। घर से अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे, घर बेटर था या ये वाली जगह बेटर है? सेफ केयर की टीम ने मुझे ये एहसास दिलाया है कि आपकी फैमिली आपके लिए सब कुछ है। तो अभी मैं उनको मिस कर रहा हूँ इनकी वजह से, सेफ केयर की वजह से। और खाने में आपको क्या पसंद है? चावल पसंद है। चावल यहाँ पे सेफ केयर वाले आपको देते हैं? मतलब आपके यहाँ पे किस किस्म के इकदाम किए जाते हैं, यानी यहाँ पे आपका कितना ख्याल रखा जाता है, आपकी कितनी केयर की जाती है? आप मुझे बता रहे हैं कि आपके साथ सेशंस होते हैं, साइकोलॉजिस्ट के भी होते हैं, साइकेट्रिक भी होते हैं। पहले आपने बताया कि आपको दवाइयाँ खाना पसंद नहीं था और आप लड़ते झगड़ते थे, तो यहाँ पे भी लड़ के दवाई खाते हैं या यहाँ पे आराम से दवाई खा लेते हैं? नहीं, आराम से खा लेता हूँ दवाई। अच्छा, हम इनसे बातें करें, हम इनसे जानेंगे कि इनकी कोई ज़िंदगी का ऐसा वाक़या जो ये कभी भुला ना सकें। मेरी ज़िंदगी का सबसे नाकाबिल फरामोश वाक़या तो ये है कि मुझे स्कॉलरशिप मिली थी USA जाने की। तो उस वक्त मैं बहुत एक्साइटेड था और एक नाकाबिल फरामोश लम्हा था मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में, कि मैं US जा रहा था स्कॉलरशिप पे। अगर आपको दोबारा मौका मिलता है, लाइक मैंने पहले बताया कि आपने MPhil इन डेवलपमेंट स्टडीज़ किया हुआ है, बहुत काबिल लोग होते हैं, हर कोई MPhil नहीं कर सकता होता, हर कोई इतनी डिग्रियां नहीं ले सकता होता। तो आपको अगर दोबारा मौका मिलता है US जाने का, अपनी ज़िंदगी बनाने का, तो आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? आप जाएंगे और आप जाके क्या करेंगे? मेरा इरादा है PhD करने के लिए, और US मेरा पहला टारगेट है। उसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह भी बाकी है, GRE, TOEFL और इंग्लिश के जो टेस्ट है वो बाकी है। इंशाल्लाह उस पर मैं काम कर रहा हूँ। जब यहाँ से निकलूँगा उस पर काम करूँगा और फिर PhD के लिए जाऊँगा इंशाल्लाह USA। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद वो तो चलें, आपको दोबारा मौका मिला, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आपको मौका मिले, आप जाएं। लेकिन यहाँ से सेफ केयर से जाने के बाद आपके क्या प्लान्स हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आप मतलब लाइक घर जाएंगे तो पहला टारगेट आपका क्या होगा कि मैंने ये करना है? जो जितने भी मेरे ताल्लुकात थे वो बहाल करूँगा, पहली बात तो ये है। उसके बाद मैंने बता दिया कि मैं टेस्ट वगैरह है, कुछ 2-3 टेस्ट हैं, उस पर काम करूँगा, कोई एग्ज़ाम्स है कि US जाने के लिए दोबारा काबिल हो जाऊँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी वगैरह के प्लान्स हैं कि मतलब शादी भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लाइफ का, हर इंसान का लाइक शादी करनी होती है, तो आपका क्या प्लान्स है? शादी के बारे में क्या प्लान्स हैं? शादी करूँगा इंशाल्लाह सेटल होने के बाद। कब करेंगे, कब? जब सेटल हो जाऊँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। आपको किस तरह की दुल्हन चाहिए अपने लिए? लाइक हमें ये भी बता दें ताकि हम अपने नाजरीन को बता सकें कि हमारे पास कितने काबिल लोग हैं और इनको मतलब आपकी वो हो सके और आपको आपकी मनपसंद दुल्हन मिल जाए। जिसकी सीरत अच्छी हो वही दुल्हन मुझे चाहिए। सीरत सिर्फ? अखलाक सीरत। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब हुसैन, जो डॉक्टर होने के साथ साथ इस इदारे को ऑन भी करते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पर मरीज़ों को कैसे डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप यहाँ पर मौजूद डिप्रेशन के मरीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो उसमें जो डिप्रेशन की बीमारी है वो एक शख्स के डिफरेंट एस्पेक्ट को मुतासिर करती है, जैसे उसके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल। हम इन चारों एस्पेक्ट पे काम करते हैं। साथ ही साथ मरीज़ को मेडिकेशन जो है वो साइकेट्रिस्ट हमारे डायग्नोस करते हैं, उसको मेडिकेशन दी जाती है। साथ ही उसकी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जिसमें उसकी काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, उसकी सोशल एक्टिविटीज़, उसकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, तो ये हमारा पूरा एक स्केड्यूल होता है कि जिसमें हमारा पेशेंट सुबह से शाम तक उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, जिससे उसकी पूरी एक रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन का एक प्रोसेस जो है वो शामिल होता है। तो जी
अच्छा सर लोग हर पेशेंट अलग किस्म का होता है। कुछ लोग इंतशार पसंद होते हैं, कुछ लोग खामोश तबीयत के होते हैं। जो इंतशार पसंद आपके पेशेंट्स होते हैं, आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए बहुत सारे पेशेंट, चूँकि हर बंदे की शख्सियत अलग से होती है। जो इंतशार पसंद पेशेंट हैं, जैसे आपने कहा, तो उसमें हम उनको ज़्यादा जो प्रोसेस होता है उसमें काउंसलिंग साइकोथेरेपी है। लेकिन अगर पेशेंट उसके बावजूद कंट्रोल ना हो तो फिर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकेशन है, जो हमारे साइकियाट्रिस्ट तजवीज़ करते हैं कि एक पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या गुस्से में है, सारी काउंसलिंग के बावजूद कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो फिर उसको मेडिकेट किया जाता है ताकि वो उसकी उस वक्त की जो जज्बाती कैफियत है वो कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि वो हर वक्त तो जज्बाती कैफियत में नहीं रहता, वो थोड़े टाइम के लिए होता है, तो उस कैफियत से उसको निकालने के लिए मेडिकेशन का सहारा लिया जाता है। जी सर, कुछ लोग होते हैं जो मेडिकेशन के बाद, ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाते हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ क्लासेस भी होती हैं और सारा कुछ होता है, तो मतलब ठीक हो जाते हैं। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकते। वो कैसे पेशेंट होते हैं और उनकी ऐसी क्या बीमारी होती है जो ठीक नहीं हो सकती? देखिए, अमूमन क्रॉनिक इलनेसेस जैसे हम शिज़ोफ्रेनिया वगैरह की बात करते हैं, जब वो क्रॉनिक स्टेज पे पहुंच जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाए, तो उसमें अमूमन कुछ पेशेंट की एक सर्टन रेशो है जिनको एक लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है कि घर में वो रहने के काबिल नहीं होते, तो उनकी लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट ही होती है। उसमें उनको थोड़ी बहुत सोशल स्किल सिखाई जाती हैं, उनको कोपिंग स्किल सिखाई जाती हैं, एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। तो उससे ये है कि वो एटलीस्ट मैनेज रहते हैं, माशरे के लिए ना अपने लिए किसी मसाइल का बाइस नहीं बनते। तो ये अमूमन क्रॉनिक साइकियाट्रिक इलनेसेस में इस तरह से कुछ तादाद है, नॉट ऑल पीपल, कुछ जो चंक है वो इस तरह के मसाइल के शिकार होता है कि जिनको एक लंबे अरसे के लिए इलाज की ज़रूरत होती है और तब जाकर वो अपनी सेहतमंद होने की बात। अच्छा सर, अगर मतलब फैमिलीज़ भी होती हैं, जो पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं उनकी फैमिलीज़ आपसे इंटैक्ट रहती हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस छोड़ के चला गया, और कोई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी फैमिलीज़ उनको छोड़ के चली जाती हैं? देखें, हमारे यहाँ ऐसा बहुत कम होता है, चूँकि फैमिली का जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक पार्ट एंड पार्सल है ट्रीटमेंट का। फैमिली की बाकायदा तौर पे काउंसलिंग होती है जिसमें फ़ैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है, उनको ये इस चीज़ का बावर करवाया जाता है कि आपने अपने मरीज़ को यहाँ से जाने के बाद किस तरह से लॉन्ग टर्म उसकी रिकवरी को मेंटेन करना है। तो वो एक बहुत पार्ट एंड पार्सल होता है। ऐसे कहना कि फ़ैमिली छोड़ जाती है और वो पता नहीं करती, ऐसे हमारे यहाँ बहुत कम होता है। यूजुअली ये उन जगहों पे गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ लोग इस तरह से करते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। कि सर हमारी सोसाइटी ऐसी है ना, हम तो इसको बीमारी का नाम देते हैं, लेकिन जिसको पता चल गया साइकोलॉजिकल इशू है तो वो कहेगा पागल है, डायरेक्ट पागल है। और फैमिलीज़ भी अक्सर ऐसी होती हैं, हमने अपने माशरे में देखा है कि ऐसी फैमिलीज़ होती हैं कि जो देखते हैं कि बस अगर कोई भी मेंबर है और उसको कोई ऐसा इशू है, वो भी डायरेक्ट समझती नहीं है अक्सर कुछ लोग, और पागल कह के छोड़ जाते हैं। तो मतलब इससे पेशेंट इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं होते? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है दिमागी बीमारियों के हवाले से। जब कोई शख्स दिमागी बीमारी में मुब्तला हो जाता है और डायग्नोज हो जाता है कि इसको ये दिमागी मसला है, तो आप यूँ समझ लें कि माशरे में उसका रोल एज सच बिल्कुल ही नहीं रहता। फैमिली क्या और माशरा क्या, उसको एक काइंड ऑफ खुड्डे लाइन लगा दिया जाता है और उसकी ना किसी बात की अहमियत होती है, ना ही इसको घर में किसी भी तौर पे उसकी वैल्यू जो है वो होती है। हाँ, बहुत चंद पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं जिनमें इस तरह से होता है, लेकिन ज़्यादातर आप समझ लें कि दिमागी बीमारी का मतलब कि आप सोसाइटी से आउट हो गए और आप ऑड मैन आउट बन गए और आपकी कोई वैल्यू उस तरह से नहीं ली, नहीं आपकी बात की फ़र्ज़ किया। अगर वो किसी जगह जॉब करते हैं और एम्प्लॉयर नोज़ के ये इसको दिमागी मसला है तो उसको कम तनख्वाह पे रखेगा। ये दुनिया भर में ये फिनोमेना मौजूद है, लेकिन हमारे जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये मसाइल ज़्यादा हैं। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा महबूब, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिनसे हम जानेंगे कि फ़ीमेल्स की डिप्रेशन में जाने की वजह क्या है। बेसिकली फ़ीमेल्स को एक तो हमारी सोसाइटी में एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस का ज़्यादा चांस नहीं मिलता। हमारे यहाँ सोसाइटी ये कंसिडर कर रही होती है कि अगर फ़ीमेल अपनी कोई प्रॉब्लम बता रही है तो शायद वो एग्जैजरेट कर रही है या ड्रामा कर रही है, तो इमोशनल एक्सप्रेशन एक तो नहीं होता, उनके डिप्रेशन को डिप्रेशन कंसिडर नहीं किया जाता। सेकेंडली फैमिली इशूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, रिलेशनशिप इशूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, मैरिटल इशूज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, साथ में एजुकेशन, करियर, फैमिली, बच्चे, इतनी सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो उस वजह से वो
डिप्रेशन का शिकार हो सकती हैं। और सम टाइम हमारे सोसाइटी जो हमारे इस तरह के नॉर्म्स हैं उसकी वजह से डिप्रेशन की शरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है फ़ीमेल्स में। अच्छा, जो फीमेल्स आपके रिहैबिलिटेशन सेंटर आती हैं, आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं? हमारे पास बेसिकली ओपीडी सिस्टम है फ़ीमेल्स के लिए, इंडोर ट्रीटमेंट नहीं है। हम उनको काउंसलिंग के ज़रिए ट्रीट करते हैं, उनको उनके रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए काउंसल करते हैं, उनके फैमिली इश्यूज़ को, इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह सिखाते हैं, और बाकी साइकोथेराप्यूटिक टेक्निक्स जो हैं उनके ज़रिए हम उनके डिप्रेशन को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो हम मेडिसिन जो है वो साइकेट्रिस्ट यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि क्या रेशो है फ़ीमेल्स की जो मतलब साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में मुब्तला होती हैं, और कितनी फ़ीमेल्स हैं जो ठीक हो जाती है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं भी हो सकते होते, तो क्या रेशो है जो ठीक हो जाते हैं, और क्या कौन से वो लोग हैं, कौन सी ख़वातीन हैं जो ठीक नहीं भी हो सकती? इस तरह एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी पेशेंट्स हैं जो अगर फॉलोअप और अपना ट्रीटमेंट एडेरेंस रखती हैं तो उनमें प्रिवेंशन एंड जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में वो काफ़ी अच्छी होती है, उनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी जाती है। अगर वो अपना ट्रीटमेंट एडेरेंस रखती हैं, तो अगर वो अपने ट्रीटमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहती हैं तो काफ़ी अच्छी है रेशो रिकवरी की। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं एक पेशेंट जो माजी में नशे का शिकार थे और अब एक जहनी अमराज की बीमारी में मुब्तला हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर किन मुआशरती अवामिल ने मिलकर इनको इस बीमारी में मुब्तला किया और ये क्या फ़ील करते हैं इस बीमारी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अच्छा, आपकी ये जो बीमारी है, आपको कब फ़ील हुआ कि आप बीमार हैं? ये मैंने 17 साल की उम्र में नशा शुरू किया। 20 साल की उम्र में जाके अस्पताल में एडमिट हुआ, एक वहाँ से नशा छोड़ दिया और ज़हनी मरीज़ बन गया। अच्छा, आप कैसे ड्रग एडिक्ट हुए? मतलब आपको किसी ने मजबूर किया, दोस्तों ने, घर वालों ने, कैसे? कज़न के साथ मिल के नशा करते थे? हाँ। तो घर वालों ने रोका नहीं? घर वालों की तरफ से फ्री हैंड था कि आप कर सकते हैं? घर वालों ने, अब्बू को नहीं थे घर पे, वो बाहर होते हैं, तो मैंने खुद ही की। अच्छा, नशा क्यों करते थे? नशा करने से क्या फील होता था आपको? किया जब जहन को सुकून मिला और ये सोचते सोचते पक्का आदी हो। जब आप नशा करते थे उसके बाद आपका अपनी फैमिली के साथ कैसा बिहेवियर था? अलग हो गया था फैमिली से बिल्कुल। रात के 2 बजे तक। तो घर वाले रोकते नहीं थे? कोई घर वालों से लड़ाई झगड़ा नहीं होता था इस बात पे कि आप नशा करते हैं? आपको मना करने वाला कोई भी नहीं था? कोई नहीं था, अब्बू बाहर होते हैं, कोई नहीं था। तो फिर आपको आपके कज़न ने आपको कभी खुद फील नहीं हुआ कि ये एक बुरी चीज़ है, मुझे नहीं करना चाहिए नशा? पूरी चीज़ जब बुरा समझा तो उसे आदत हो गई। आदतन फिर करते थे कि लत लग गई है तो अब करना ही पड़ेगा। उसके बाद नशा आपको मतलब आपने अभी मैंने सुना है कि आपने नशा छोड़ दिया है और आपको मतलब चीज़ें नज़र आती हैं, और क्या फ़ील करते हैं आप? क्या फीलिंग्स होती हैं अगर आप ठीक हो जाती हैं? आवाज़ें आती हैं मुझे कानों में बोलने की, लोगों के बोलने की आवाज़ें। क्यों, कब आती हैं? रात को आती हैं सिर्फ, या पूरा मतलब आपको आता रहता है कि दिन भर ख़यालात आते हैं, या वाकई कोई चीज़ आप फ़ील करते हैं कि मुझे दिखती है, मैं फ़ील करता हूँ, आवाज़ें मुझे आती हैं प्रॉपर, या आपका मतलब होता है कि आपको रात को कोई ख्वाब वगैरह आता है और आप उसको ये सच समझ लेते हैं कि मुझे चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं? चीज़ें नहीं आती मुझे, बस बोलने की है। क्या फिर आप क्या फ़ील करते हैं जब आपको चीज़ें, डर लगता है आपको? हाँ डर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुझे आवाज़ें आती हैं, किस किस्म की आवाज़ें आती हैं आपको? लोग बोलते हैं, आपस में बातें करते हैं, पता नहीं लगता क्या बोलते हैं, आपस में बात समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं। नहीं। अच्छा, आपकी लाइफ का कोई ऐसा लम्हा है जिसको आप कभी भूल नहीं सकते? कोई ट्रेजेडी या कोई भी ऐसा मोमेंट लाइफ का जो आपके लिए भूलना मुश्किल हो? कोई नहीं। कोई यादगार लम्हा भी नहीं है आपके? नहीं, अभी याद नहीं आ। आपके फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ कैसे रिलेशंस हैं? बस अस्पताल से जाता हूँ, ठीक होते हैं, बाद में गलत हो जाता। घर वाले अच्छा बिहेवियर रखते हैं आपसे?
हाँ थोड़ा ठीक। अच्छा, यहाँ पर जो आप सेफ केयर सेंटर में हैं, तो आपको यहाँ पे क्या क्या आपके साथ सरगर्मियाँ की जाती हैं आपको खुश रखने के लिए, और क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं? इधर तो इस तरह खुश रखने का कुछ नहीं, बाकी क्लासें होती हैं, नमाज होती है, हम क्लासों में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। क्लासेस लेना अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अच्छा लगता कैसा फील करते हैं क्लासेस के बाद, कैसा फील करते हैं? सुकून मिलता है। खाने में आपको क्या पसंद है? यहाँ पे आपकी सबसे फेवरेट डिश क्या है? यहाँ पे अच्छा क्या बनता है? चावल अच्छा। आप शादीशुदा हैं? शादी के कब के इरादे हैं? मेरी उम्र गुजर गई है का 43 हो गई। तो क्या हो गया, हम आपके लिए दुल्हन ढूंढ लेंगे। आप अपनी दुल्हन बताएं तो सही, आपको कैसी चाहिए? अभी नहीं कर सकता, 20-25 साल की उम्र में शादी होती है। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक पेशेंट जो कि मनशियात के आदी थे। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये नशे के आदी क्यों बने, आखिर वजह क्या बनी कि इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से। अच्छा, मुझे बताएं आपने नशा कब स्टार्ट किया? मैंने 2006 में, वजह? ऐसे ही दोस्तों के साथ। तो घर वालों का क्या रद्द अमल था इस पर? घर वालों को यही था, थोड़े गुस्से में थे, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मतलब कभी अब्बा वगैरह से डांट वांट नहीं पड़ी, मार शार नहीं पड़ी? डांट पड़ी है वालिद साहब से, वालदा से ज़्यादा डांट पड़ी है, वालिद साहब से थोड़ी कम डांट पड़ी है। तो उन्होंने आप पे रोक टोक नहीं लगाई कि ये बुरी चीज़ है, नहीं करनी चाहिए? काफ़ी दफ़ा समझाया पर समझे नहीं, बस करते गए नशा नादानी में। अच्छा, नशा करके क्या फीलिंग्स होती थी आपको, क्या फील होता था? सुकून आता था, मज़ा आता था, टाइम पास होता था। किन के साथ मिलके नशा करते थे? दोस्तों के साथ। अच्छा, दोस्तों ने आपको नशे पर लगाया या आप खुद उनके इस नशे में शामिल हुए? दोस्तों ने लगाया। तो आपको उस वक्त इल्म नहीं था कि ये एक बुरी चीज़ है और नहीं करना चाहिए? नहीं, मुझे इल्म नहीं था उस टाइम। शादीशुदा हैं आप? नहीं। शादी के क्या प्लान्स हैं आपके? इसी साल। कैसी दुल्हन चाहते हैं आप? अच्छी हो। सिर्फ अच्छी हो? जी अच्छी हो बस। मतलब कुछ क्वालिटीज़ बताएं ना, आप क्या चाहते हैं, कैसी दुल्हन हो, मतलब रंग रूप कैसा हो, पढ़ी लिखी हो या थोड़ी शाय टाइप हो, क्या चाहते हैं, कैसी दुल्हन हो आप? रंग गोरा हो, 5 वक्त की नमाजी हो, पढ़ी लिखी हो। और आपका मतलब फैमिली वगैरह को यहाँ पर मिस करते हैं या नहीं, मतलब ठीक है यहाँ पे? काफ़ी मिस करता हूँ वालदा को। सिर्फ वालदा को मिस करते हैं? वालिद साहब फोत हो गए इसलिए वालदा को। अच्छा, और कौन कौन है फैमिली में? दोस्तों को मिस करते हैं जिन्होंने मनशियात का आपको आदी किया? जी मिस करता हूँ। उनको किस हद तक मिस करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी आदत तो नहीं, आपको अच्छी हैबिट तो नहीं दी कि नशे पे लगाया, कोई अच्छी बात तो नहीं थी? बस थोड़ा बहुत कभी जहन में आ जाता है उनका ख्याल, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ से जाने के बाद आपके क्या प्लान्स है कि दोबारा नशे का आदी होना है या एक अच्छे इंसान की तरह अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है? अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारनी। दोबारा नशा नहीं करेंगे? और अगर फिर ऐसे दोस्त मिल गए जो नशे पे आपको लगाएं तो फिर आपका क्या रद्द अमल होगा? यही है कि मैं इलाज करवा कर आऊँ, दोबारा नशा नहीं करूँगा। अच्छा, जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूवर्स को आप क्या पैगाम देंगे कि आप नशा किया करते थे और आप एक बुरी चीज़ थी, आप खुद अभी कह रहे हैं कि ये एक बुरी चीज़ थी, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? जो हमारी आजकल की नौजवान नस्ल है वो इस काम में बहुत आगे है कि बहुत से लोग नशा करते हैं, दोस्त लगा देते हैं, आदत पड़ जाती है, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम उनको ये एक बुरी चीज़ है, लानत है, इससे आप दूर रहें तो इसमें आपको ही फ़ायदा है। आपकी ज़िंदगी की कोई ऐसा लम्हा जो आप भूल ना सके हो, कोई ऐसी ट्रेजिडी या कोई ऐसा लम्हा जो आपके लिए बहुत यादगार हो? वालिद साहब का फोत होना। और कोई खुशगवार लम्हा? सऊदीया में उम्रा करना। आप गए हुए हैं, आपने उम्रा किया हुआ है? उम्रा करने के बाद भी नशा किया करते थे? जी। सेहत में सुधार नहीं आया आपकी तब भी? से कोई अल्लाह जिसको बताए थे। गाने सुनते हैं आप? जी। कौन सा सॉन्ग ज़्यादा पसंद है? दिल तो पागल है। सुनाए ना थोड़ा। दिल तो पागल है।
हमारे नाजरीन को थोड़ा सा एंटरटेन करें, अगर आप थोड़ा सा गाना गुनगुना के हमें सुनाएं, कोई भी सुना दें। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या ट्रीटमेंट्स फैसिलिटीज़ और ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है? यहाँ पे आप अच्छा फील करते हैं या लाइक के लेक्चर्स होते हैं, बोर होता हूँ, दवाइयाँ नहीं खानी? अच्छा है सेंटर, काफ़ी सेंटरों से अच्छा। तो आपके साथ मिलजुल के लोग रहते हैं, आपके दोस्त यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी होंगे? जी काफ़ी दोस्त है। आप लोगों का एनवायरनमेंट कैसा होता है, खुशगवार होता है? खुशगवार। को क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं आप यहाँ पे? क्लास है, नमाज है, कुरान है, दर्स है, गेम है। खाने पीने में क्या पसंद है आपको? यहाँ पे कीमा आलू। और मतलब वैसे लाइक घर में क्या अम्मा के हाथ का क्या पसंद है? अम्मी क्या की चिकन बिरयानी।